जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि आप लोगों के एग्जाम डेट शीट जो है आ चुकी है और सभी जो है जोरों शोरों से तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम में, और ये भी चाहते हैं कि सर मैथ में हम पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए। बिल्कुल भैया, आपका एकदम सोचना सही है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा ये आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले आप लोगों को जो ये रिवाइज इंडिया में क्लासेस मिल रही है ना, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है मैथ के। अगर आप लोगों ने यहाँ पर मैथ की क्लास को, मेरी क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कम टाइम में आप बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हो। साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स भी यहां पर क्लियर हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पूरी क्लास अच्छे से और ध्यान से अटेंड करनी है। आज हम मेनली बात करेंगे यहां पर चैप्टर की, और वो चैप्टर कौन सा है हमारा, यहां पर वृत्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। ठीक है, दुनिया गोल है हम हमेशा कहते हैं ना, और गोल से नाम आते ही गोले की जब भी बात होती है तो बच्चे क्या करते हैं भैया, गोले और जो है वृत्त दोनों को समझते हैं कि एक ही। अरे भैया, जो गोला है आपका स्फीयर वो है आपका 3D आकृति, और जो आपका गोला वृत्त है ये है आपका 2D आकृति। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज इस लेक्चर में आप लोगों को पूरा चैप्टर में जो है 30 मिनट के अंदर कवर करवाने वाला हूं। बस आप लोगों को ध्यान से और अच्छे से समझना है, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको यहाँ पर नहीं रहने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इस पूरे लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कहीं पर भी पीछे हटने वाले नहीं हो, क्योंकि 4 नंबर यहां से आपको एग्जाम में पूरे से पूरे मिलने वाले हैं। आप लोग भी चाहते हो कि एग्जाम में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले चैप्टर में, बिल्कुल भैया मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के साथ में यहाँ पर शुरुआत करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में, और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है ये ध्यान से देखिए। आज का हमारा मोटिवेशन आप लोगों को नजर आ रहा है, जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं। आपको पता है कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो, ठीक है, उसमें आप परफेक्ट हो, एक तरह से परफेक्ट से मतलब कि काफी अच्छा खेलते हो, तो आपको बताइए यार मैं इसमें जो है जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है। हाँ भाई, वो मैं मानता हूं, इसीलिए कहा है कि जिस काम में सफल होने की सबसे ज्यादा संभावना है उसको करने में हम सफल तो हो जाते, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। जैसे कि आप लोगों से कहा जाता है कि भैया सभी के बच्चों के सपने हैं कि क्या क्या है, आप लोग कहोगे कि सर मुझे 90% लाने, कोई कहेगा 95 लाने, कोई कहेगा 100% जो है ईच सब्जेक्ट्स में लेकर आने। ईच सब्जेक्ट्स मीन्स आप कह सकते हो कि मुझे मैथ्स में भी लेकर आने, तो मुझे केमिस्ट्री में भी लेकर आने, मुझे फिजिक्स में भी लेकर आने। इस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, देखो 90 आना इजी काम है, 95 आना इजी काम है, लेकिन अगर आप मैथ में पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आना चाहते हो तो आप लोगों के यहां पर क्या है, एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे। और एफर्ट ज्यादा मारोगे तो आपको पता है कि ये भैया इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, पॉसिबल तो है, लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा करनी होगी। तो ये आप लोग जब लेकर आओगे तो यहां पर श्रेष्ठता आप लोगों की नजर आएगी। इसीलिए मेहनत करते रहो, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बस एक ही चीज ध्यान रखना, मैथ्स में 100 का टारगेट रहना चाहिए। अगर आपका 100 का टारगेट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वृत्त से आखिर में ये वृत्त होता क्या है। वृत्त को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। वृत्त एक तल के उन सभी बिंदु का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है और अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब अगर आप डेफिनेशन ध्यान से समझो तो आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूं, है ना। हमारा एक प्यारा दोस्त है रामलाल। कौन है भैया, रामलाल, है ना। ये शोले का रामलाल है, मूवी देखिए ना शोले, गब्बर जिसमें रहता है, ठीक है, उसका ये रामलाल है भैया। अब देखो एक पोल गाड़ दिया, है ना, क्या किया, पोल गाड़ दिया, एक पोल है ना। अब रामलाल को पोल डांस नहीं करना, पहले ध्यान रखना बात, ठीक है। अब पोल यहां पर गड़ा हुआ है, एक फिक्स है, ओके। यहां पर 5 मीटर की रस्सी बांध दी, है ना। अब ये डिस्टेंस रामलाल की यहां पर 5 मीटर की डिस्टेंस हो गई। गब्बर ने रामलाल को बोला कि रामलाल एक काम कर, जल्दी से इस रस्सी को लेकर चारों तरफ घूम जा पुल के। तो रामलाल क्या कर रहा है भाई, एक फिक्स्ड बिंदु, समझना मेरी बात। अगर हम बात करते हैं वृत्त की, किसकी बात करते हैं बेटा, वृत्त की बात करते हैं, तो आप लोग अगर ध्यान से देखते हो आपको यहां पर ये चीज बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगी। जैसे कि ये आपका हो गया फिक्स्ड बिंदु, ये आपका क्या हो गया, फिक्स्ड बिंदु, जिसके लिए हमने कहा है यहां पर नियत बिंदु, है ना। ठीक है, क्या कहा है, नियत बिंदु। तो ये हो गया आपका नियत बिंदु, है ना। अब ये 5 मीटर की रस्सी, रामलाल अभी यहां है, थोड़ी देर बाद रामलाल यहां आता है, थोड़ी देर बाद रामलाल यहां आता है, यहां 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 पहुंचता है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, 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 इस तरह से रामलाल जो है जहां से शुरू करता है वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो ये जो सारे बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो इनका जो ये समूह रहेगा ये आपको एक जो आकृति बनाकर देगा, ये होगी आपकी वृत्त। ठीक है,
ये होता है नियत बिंदु, जिसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। क्लियर? अब इस नियत बिंदु से इस बिंदु की दूरी है ना, नियत बिंदु से इस बिंदु की दूरी, नियत बिंदु से इस बिंदु की दूरी, नियत बिंदु से इस बिंदु की दूरी, ये सारी जो दूरियां आप देख रहे हो, ये सारी दूरियां कैसी रहती है? समान रहती है। तो इसको हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, ओके। और नियत बिंदु को हम कहते हैं केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर। क्लियर? और त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ओके, यहां तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता है। फिर आता है आपके पास में व्यास। व्यास बोले तो डायामीटर इंग्लिश में कहते हैं। सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। यह वह जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है ना। सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। और सबसे लंबी जीवा कब होगी? जब वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। तो केंद्र कहाँ है वृत्त का? आप सभी को पता है, ये रहा भैया, ये वृत्त का केंद्र ही है ना, सभी को पता है। तो ये केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? आपकी यहाँ पर व्यास होगी। ठीक है, व्यास को इंग्लिश में हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। ओके, क्लियर? इसको किससे लिखते हैं हम? कैपिटल स्मॉल डी से लिखते हैं। और व्यास जो है वो 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। और यहां से अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का क्या करेंगे? हम आधा कर देंगे। ओके, ये भी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छी तरह से समझ में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आता है आपके पास में जीवा। अब जीवा भी आपने नाम सुना ना, तो जीवा क्या होती है? वृत्त पर या वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, है ना। वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु स्थित है ना। क्लियर? आगे बात समझ में। वृत्त के 2 बिंदुओं को, कितने बिंदुओं को? 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बिंदु ये रहा। कहाँ है एक बिंदु? ये रहा। दूसरा बिंदु ये रहा। जब आप इसको मिलाओगे तो ये क्या होगी? यहाँ पर जीवा होगी। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में। जीवा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोड। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अब छोटी छोटी सी पॉइंट्स पे बता देता हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, वो बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। वृत्त पर 2 बिंदुओं से या वृत्त के 2 बिंदुओं से एक बिंदु, एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है ना। वृत्त के 2 बिंदुओं से एक और केवल एक, यहां पर के कर लो बस। वृत्त के 2 बिंदुओं से केवल और केवल एक जीवा खींच सकते हो। अगर आपके पास में वृत्त पर 2 बिंदु है तो वहां पर मैक्सिमम आप एक जीवा खींच सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को केंद्र से होकर गुजरना होता है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे बड़ी जीवा कहां से गुजरेगी? केंद्र से। और केंद्र से अगर गुजर रही है तो वो क्या बन जाएगा? आपका व्यास बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जिसे वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। वृत्त के 2 बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है, ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपका रिपीट होता है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं छेदक, जिसको हम कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। क्या होती है भैया ये छेदक रेखा? एक रेखा जो, समझना ध्यान से, ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं, ये परिभाषाएं समझ में आ गई तो बहुत काम आसान हो जाता है। एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, मान लो वृत्त पर एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। अब ये रेखा है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में ये वृत्त है, समझना, ये आपके पास में वृत्त है। क्लियर? आपने ये रेखा खींच दी। अब जब आपने ये रेखा खींची तो ये खींची गई रेखा एक तो इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर वृत्त को क्या करती है? काटती है, मतलब छेदती है। क्लियर? इसीलिए इसे कहा गया है छेदक रेखा। नेक्स्ट आता है आपके पास में अर्धवृत्त, जिसको कहते हैं हम सेमी सर्कल, है ना। अब आपके पास में कोई वृत्त है, उस वृत्त का आप आधा कर दोगे। जैसे आपने मान लो ये वृत्त बनाया एक, ठीक है, अब इस वृत्त का क्या किया? आधा कर दिया। अब मर्जी आपकी, आधा या तो आप इस तरह से करो, है ना, ये आपके पास में वृत्त, अब मर्जी आपके आधा आप इस तरह से करो, रहेगा तो अर्धवृत्त ही ना। ठीक है, ओके, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट आता है आर्क, चाप, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं? चाप। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। अब देखो यहां पर आपने एक नाम सुना, परिधि। क्या नाम सुना? परिधि। ठीक है, सरकमफेरेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं,
है ना। वृत्त के लिए सरकमफेरेंस यूज किया जाता है वर्ड, और बाकी के जो आपके त्रिभुज रहेंगे, चतुर्भुज रहेंगे, इनके लिए पेरीमीटर यूज किया जाता है परिधि के लिए। ठीक है, ये आपका वृत्त, ठीक है। परिधि का मतलब क्या हुआ, परिधि का मतलब ये हुआ ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि रामलाल यहां पर है और रामलाल के हाथ में एक रस्सी है 5 मीटर की और वो इस पोल पर बंधी हुई है ना। रामलाल को बोला कि यहां से शुरू होना है और पूरा इसके चारों तरफ घूम जाना है और वापस उसी बिंदु पर आ जाना है जहां से शुरू किया था। तो रामलाल वापस यहां पर आ जाता है, आ गया। तो हमने कहा है कि वृत्त की परिधि का कोई भाग, तो ये पूरा एक कंप्लीट राउंड हुआ, तो ये क्या हो गई, इसकी परिधि हो गई, है ना। अब इसका कोई भाग, मान लो ये भाग, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, ये हो गया ओ। तो ये जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, इसका चाप हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा, ये चाप, मतलब हमने आर्क काट दिया, चाप काट दिया। इसीलिए कहा है यहां पर, माना ए तथा बी दो बिंदु वृत्त पर हैं, हम यहां से 2 चाप पाते हैं। ठीक है, अब 2 चाप कैसे भैया, एक तो लघु चाप और एक दीर्घ चाप, है ना, क्लियर। मेजर आर्क और माइनर आर्क। छोटा वाला जो चाप रहेगा, जैसे आपने ये वाला चाप काटा ये, तो इसको तो कहेंगे हम लघु चाप, क्लियर। क्या कहेंगे, लघु चाप। ये हो गया हमारा लघु चाप, लघु चाप। ओके, अब आपके पास में ये बड़ा वाला चाप ये है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। ओके, यहां तक क्लियर, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है भैया, वृत्त का वह भाग जो एक चाप तथा 2 त्रिज्याओं से घिरा होता है। वैसे तो आपको पता है कि ये आपका एक पूरा चैप्टर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, वहां पर आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो देख लेना एक बार आप लोग। ठीक, ये आपका वृत्त, क्लियर, और ये आपका केंद्र हो गया, है ना। आपने क्या किया, एक आर्क काट दिया, चाप काट दिया, एक काट दिया। अब ये हो गया आपका चाप ए बी, हो गया। इस केंद्र को ओ नाम दे देता हूं। अब मेरे पास में इस ए बिंदु को मैं इस केंद्र से मिला देता हूं, इस बी बिंदु को मैं केंद्र से मिला देता हूं, मिला दिया। तो हमने कहा है कि वृत्त का वह भाग जो एक चाप तथा 2 त्रिज्याओं से घिरा होता है। ये तो हो गया आपका एक चाप, ठीक, और ये हो गई आपकी 2 त्रिज्याएं, तो इसे ही हम कहते हैं यहां पर त्रिज्यखंड। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है, सेक्टर। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में वृत्तखंड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। अब यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, है ना, इधर वाले भाग की बात करूंगा तो लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले की बात करूंगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में एक वृत्त एक जीवा द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो वह आकृति, जैसे कि आपका ये वृत्त है, ठीक है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये इसका केंद्र हो गया, है ना। अगर मैं इतनी बात करूं तो ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। लेकिन ये वाला जो भाग रहेगा, ये है ना, ये वाला सिर्फ ये, तो ये हो जाएगा आपके इसका वृत्तखंड। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट नाम सुनने को मिलता है आपको यहां पर सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहा जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 वृत्त आपके पास में जिनका केंद्र समान हो, समझना मेरी बात, केंद्र क्या हो, समान हो, केंद्र समान से मतलब है एक ही, इनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, ठीक है, और त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखोगे, यहां पर मैं आपको बताता हूं, 2 वृत्त है आपके पास में, एक वृत्त ये रहा, ठीक है, और दूसरा वृत्त ये रहा, ठीक है, ये हो गए आपके 2 वृत्त हो गए। अब इनका केंद्र तो क्या है, एक ही है, दोनों का केंद्र आपको एक ही नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं त्रिज्याओं की बात करूं, किसकी, त्रिज्याओं की, इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं स्मॉल आर नाम दे देता हूं। क्या दे देता हूं, स्मॉल आर, ठीक। इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर नाम दे देता हूं। तो ये हो गया आपका सकेंद्रीय वृत्त, मतलब जिनकी त्रिज्याएं जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका केंद्र क्या होगा, समान होगा। केंद्र क्या होगा, समान होगा। ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, त्रिज्याओं का माप अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रख लेना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसका केंद्र एक ही होना चाहिए दोनों वृत्तों का, ठीक है। नेक्स्ट, परिवृत्त। परि का मतलब हो गया
पापा की परी नहीं, ध्यान रखना। परिवृत्त मतलब कि चारों ओर की बात की जा रही है, ठीक है। सर्कम सर्कल इसको इंग्लिश में कहा जाता है। परिवृत्त क्या होता है? वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के परितः खींचा जाता है जिससे त्रिभुज के शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। देखो त्रिभुज के शीर्ष की बात करूं, एक तो ये शीर्ष है ना, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष। हमने क्या किया भाई, ये तीनों जो त्रिभुज के शीर्ष हैं ये कहां पर है? वृत्त की परिधि पर है। कहां पर है? वृत्त की परिधि पर है, इसीलिए इसको नाम दिया है परिवृत्त। क्या नाम दिया है? परिवृत्त नेम दिया गया है। ओके, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है ये? वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। देखो अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है तो उसको हम परिवृत्त कहेंगे, ठीक। अगर कोई चतुर्भुज है और उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, स्पर्श रेखा। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है। स्पर्श, स्पर्श से क्या समझते हो आप लोग? स्पर्श से आपके दिमाग में क्या आता है? स्पर्श से सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा टच करना, ये आएगा ना भाई, छूना, यही कहते हैं ना स्पर्श का मतलब। तो अब हम वृत्त की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वृत्त की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में स्पर्श रेखा है, मतलब एक रेखा है जो स्पर्श करेगी, किसको स्पर्श करेगी? वृत्त को। ओके, तो वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले वृत्त देखते हैं हम। ये हमारा एक वृत्त हो गया यहां पर हमारा ये वृत्त। चलिए अब ध्यान से देखना है यहां पर, बिल्कुल और अच्छे से ध्यान से देखना है। मान लो वृत्त के यहां पर कोई बिंदु है ना, यहां पर कोई बिंदु है। अब आपने एक रेखा खींची, ठीक है, तो ये रेखा इस वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श करती हुई जा रही है, टच करती हुई जा रही है। ये तो इसका केंद्र हो गया, ये तो इसका केंद्र हो गया, है ना, और ये क्या हो गई? इसकी स्पर्श रेखा हो गई। इसीलिए कहा है हमने कि वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। अब हो सकता है वो बिंदु यहां मतलब थोड़ा सा इस तरह से ले लो, ठीक है, हो सकता है वो बिंदु इस तरह से हो सकता है इस तरह से हो सकता है इस तरह से, मतलब इसके टाइप्स कितने भी हो सकते हैं अलग अलग प्रकार से, है ना, ये ध्यान रखना। ओके, अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर वृत्त पर एक बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, और यहां से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलता है ना। क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहां पर बताऊंगा कि ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने हैं और समझने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो मिलेंगे ना वो इसी तरह के मिलेंगे, इतना सा विश्वास रखना। ओके, तो आगे हम देखते हैं, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। मान लो स्पर्श रेखा वृत्त पर इस बिंदु पर मिलती है ना, तो इसको हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु, ठीक है। और ये क्या हो गई आपकी स्पर्श रेखा, क्या हो गई ये आपकी स्पर्श रेखा। ओके, रिपोर्ट है यहां तक, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स में बता रहा हूं, इनको ध्यान से समझना है और अपने दिमाग में बिठाना है। पहला पॉइंट, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, अगर मान लो आपके पास में वृत्त है और उस पर कोई एक बिंदु है ना, समझना, ये आपका वृत्त है। क्या हो गया? ये आपका वृत्त हो गया। अब यहां पर ये आपके पास में वृत्त है और वृत्त पर एक बिंदु है। अब वो बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। मान लो वो बिंदु यहां पर है, या मान लो यहां पर है, या मान लो यहां पर है, या मान लो यहां, कहीं पर भी, मतलब वृत्त पर कहीं पर भी हो सकता है और केवल एक बिंदु। अगर वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो वहां से हम कहेंगे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक और केवल एक स्पर्श रेखा, मतलब अगर यहां कोई बिंदु है तो हम केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये रही स्पर्श रेखा, ठीक है, क्लियर। और यहां पर स्पर्श कर रही ना, इसको कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। ओके, रिपोर्ट, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती। अब देखो, दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक वृत्त है, दोनों में डिफरेंस समझना क्यों ज्यादा जरूरी है? देखो, अगर वृत्त पर केवल एक बिंदु है
तो आप कहोगे कि वहां से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन आपसे यह बोला जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। तो हम कहेंगे एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, जब एक बिंदु है वृत्त पर तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और सिर्फ ये बोला जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अरे भैया यहां पर तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये खींची जा सकती है, ये खींची जा सकती है, ये खींची जा सकती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह, मतलब अनेक प्रकार से स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलो अगला पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं, आपके पास में दो वृत्त है ना, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं, बाहरी तरफ से, समझना यहां पर ध्यान से देखो, कहां से, बाहरी तरफ से, ये दो वृत्त है और ये बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं, एक तो इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो हम कहेंगे तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर दो वृत्त है और वो बाहर की तरफ से एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो तीन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतर रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, है ना, तो हम कहेंगे वहां से केवल और केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अंतर रूप से अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ओके, आप लोगों को यहां से पिक्चर देखकर सारी चीजें जो है क्लियर भी हो रही होगी, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, एक वृत्त ये रहा, ओके, दूसरा वृत्त ये रहा, क्लियर। अब ये वृत्त क्या कर रहे हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ओके, क्लियर है, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। नेक्स्ट, यदि दो वृत्त आपके पास सकेंद्र वृत्त हैं, उन पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती। क्लियर है, ये भी ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट, यदि दो वृत्त एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते, दो वृत्त है कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, तो उन पर हम कहेंगे चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कितनी स्पर्श रेखाएं, चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ओके, चलिए और भी बता देता हूं कुछ, है ना, वो भी आप लोग सीखे हो। अगर आपके पास में कोई वृत्त है ना, और वृत्त के बाहर की तरफ देखो, समझना मेरी बात, तीन पॉइंट बताऊंगा मैं यहां पर, समझना। अगर वृत्त के ऊपर कहीं पर भी एक बिंदु है, वृत्त पर कहीं पर भी एक बिंदु है, तो हम कहेंगे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास में, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर आपके पास में वृत्त है, ये लो, और वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, अंदर कोई बिंदु है ना, कहीं पर भी, यहां पर हो सकता है, यहां कहीं पर भी, ठीक है, तो हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। लेकिन 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 अगर हमारे पास में वृत्त है और वृत्त के बाहर की तरफ कोई बिंदु है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई बिंदु है, तो हम यहां से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी, दो स्पर्श रेखा, ठीक है, ये और ये। क्लियर, मान लो ये आपका पी हो गया, ठीक है, ये टी हो गया और ये आर हो गया। क्लियर, तो हम क्या देख रहे हैं, ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं, ये टीपी और ये पी आर, ये दोनों क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। कब, जब वृत्त के बाहर की तरफ कोई बिंदु स्थित है। यहां से मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी है अलग अलग, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या किसी को कोई परेशानी यहां पर रहने वाली है। ओके, चले आगे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चंस कुछ, इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई ज्ञात कर रही है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले एक वृत्त की बात हो रही है, तो ये लो वृत्त, ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त, हो गया। चलिए अब इस वृत्त में हम कहानी देखते हैं आगे की। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा है ना, PQ, मतलब यहां पर बिंदु P पर, ये बिंदु P हो गया, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा, ये Q ले लेते नाम, क्या
क्या ले लेते हैं इसको, क्यू ले लेते हैं। क्लियर, ओके। फिर क्या बोला गया है, क्यू पर इस प्रकार मिलती है, मतलब ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु, ओ से जाने वाली, ये बिंदु ओ हो गया, क्या हो गया, बिंदु ओ हो गया। यहां से जाने वाली एक रेखा इस प्रकार जाती है कि वो कहां पर मिलती है, वो क्यू पर मिलती है, ठीक है, इस तरह से मिलती है, मतलब वो, ये देख लो। क्लियर। अब आपको ऑलरेडी बोला है कि ये जो त्रिज्या है, ये की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। आपका ये ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। आपको ये लंबाई निकालनी है, आपको पी क्यू की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है, ठीक है। तो दिया है तो हम देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। यहां पर ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। और नेक्स्ट हम अगर आगे देखते हैं तो हमें नजर आता है, निकालना है पी क्यू की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहां से आपको देखना है त्रिभुज, अगर आप देखोगे पी ओ क्यू से, इस त्रिभुज से अगर आप देखोगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा ना। इसके अलावा तो आपके पास में कुछ भी लग रहा है क्या आपको, फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये लग रहा है आपको, भाई 90 डिग्री हमेशा ये ध्यान रखना, ये होगा, ये है ना, ये। क्लियर। सबसे बड़ी जो बच्चों से गलती होती है वो यही होती है ना, सबसे बड़ी गलती जो होती है वो यही होती है, हमेशा ध्यान रखना, केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब यहां से पूरा ही चेंज हो गया, यहां से अगर हम यहां पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। तो फाइनली हम देखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे, एक मिनट, पी क्यू हमें निकालना है ना, पी क्यू हमें निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू कितना है, 5, ठीक है। तो ओ क्यू हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी है 5, 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर आपके पास में आ गया यहाँ से 119, ठीक। तो पी क्यू बराबर आ जाएगा √119 सेंटीमीटर। खत्म। इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना है। छापो फटाफट से, फिर चलते हैं हम इसके आगे। फटाफट से नोट कर लो बेटा, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट रहने वाला है। ओके नेक्स्ट, अच्छा सेम क्वेश्चन नहीं था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वाह भाई वाह, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है। क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, केंद्र से दूरी पर एक बिंदु ए है, मान लो यहां पर ए बिंदु है, ठीक है, और ये दूरी आपके पास में 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा बन रही है आपकी, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसको मैं बी नाम दे देता हूं, ये लो। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर निकालना है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, ओबी। त्रिज्या क्या है आपके पास में, ओबी। तो अब अगर आप यहां से देखोगे तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और ए बी कितना है आपके पास में, ए बी आपके पास में 4, तो 4 का स्क्वायर, और ये ओ बी का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 बराबर 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। इस 16 को भेजो इधर, तो 25 माइनस 16 बराबर ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर बराबर 9, तो ओ बी का मान कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके चलिए भाई, तो ये आपके पास में था चैप्टर वृत्त। आई होप यहां तक आप लोगों को सारी अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें 2 मेजर पार्ट में जो है आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपने वो सीख लिया तो सारी टेंशन जो है आपकी खत्म हो जाएगी। बस पूरे लेक्चर को ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। चलिए
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मोटिवेशन की, और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं होती है, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं होती है। आपने हमेशा देखा है मैथ पर आपका फोकस कब अगर होगा, मैथ पर अगर आपका पूरा फोकस है, समझना मेरी बात को, अगर मैथ पर आपका पूरा फोकस है तो आप क्या करोगे, उस पूरे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरह से समझोगे। लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो जब आप सवाल लगाने बैठते हो तो आपके दिमाग से क्या होता है, वो सवाल स्किप हो जाता है। इसलिए आप लोगों को फोकस करना है समझने पर, ना कि रटने पर। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी भूमिका की। इंट्रोडक्शन फेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखी होगी जो वृत्ताकार रूप में हो सकती है, जैसे चूड़ी, गाड़ी का पहिया, है ना, इसके अलावा सिक्के और भी बहुत सारे जो वृत्ताकार पथ होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, ये आप लोगों ने काफी सारे देखे हैं। तो इन सबका शेप कैसा होता है? वृत्ताकार होता है ना। जैसे गाड़ी का पहिया ले लो, बैलगाड़ी का पहिया ले लो, साइकिल का पहिया ले लो, ये सब कैसे होते हैं? वृत्ताकार के रूप में होते हैं। सिक्का देख लो, वृत्ताकार रूप में होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो ये ट्रैक नजर आ रहा है, यहाँ पर इस ट्रैक में भी जो है हमें क्या मिल रहा है, ये वृत्ताकार रूप में मिल रहा है। किस रूप में मिल रहा है? वृत्ताकार रूप में मिल रहा है। ओके, अब वृत्त की जब भी बात आती है तो वृत्त पर हम कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें बहुत सारी आ जाती, जैसे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, इसकी जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है ना, ये सारी वैसे आप लोग जो है चीजें कह सकता हूं मैं वृत्त चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो, तो आपको आएगा बड़ा मजा। वृत्त क्या होता है? देखो, वृत्त की आपको डेफिनेशन एक साफ में बता देता हूं। उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से, समझना मेरी बात, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी है। मतलब आपने क्या किया, एक पोल गाड़ दिया सेंटर पे और रामलाल को बोला कि ये 5 मीटर की रस्सी लो और इस पोल के चारों तरफ क्या करो, घूम जाओ, है ना, इस पोल के चारों तरफ घूम जाओ। रामलाल घूम जाता है। रामलाल घूमता है तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से एक वृत्त बनता है। मतलब रामलाल ने शुरुआत यहाँ से करी, यहाँ पर समझना, रामलाल ने शुरुआत यहाँ करी, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ, 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 इस तरह से आप क्या देखोगे, इस तरह से हम देखेंगे कि रामलाल जो है इन बिंदुओं पर जाता हुआ वापस से उसी बिंदु पर आ जाता है जहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हम इन बिंदुओं को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये मिलाने पर हमें, इन बिंदुओं को मिलाने पर जो ये आकृति मिल रही है, यही क्या है, हमारी वृत्त है। ठीक है, इसमें होता है एक नियत बिंदु या निश्चित बिंदु। ये जो ओ नजर आ रहा है इसको कहेंगे हम निश्चित बिंदु। क्या कहेंगे? निश्चित बिंदु, फिक्स्ड पॉइंट इंग्लिश में। ओके, और ये जो देखोगे आप, ये हो जाएगी इसकी निश्चित दूरी। निश्चित दूरी, वृत्त का जो निश्चित बिंदु रहेगा इसे कहेंगे हम केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र। ध्यान से समझना, वृत्त का जो निश्चित बिंदु रहेगा इसे कहेंगे हम केंद्र, और निश्चित दूरी जो रहेगी इसको कहेंगे हम त्रिज्या। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ओके, क्लियर? यहां तक आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। इसीलिए कहा है कि एक समतल में सभी बिंदुओं का संग्रह जो समतल में एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर है, वृत्त कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, व्यास। वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा होगी वही वृत्त का व्यास होगी, लेकिन वो वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा है वो कहां से गुजरनी चाहिए? केंद्र से गुजरनी चाहिए। भाई केंद्र से गुजरेगी तभी सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है कवर करेगी, इसलिए सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। यह वह जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। अब ये चाहे इधर से गुजरे केंद्र पर होकर या इस तरह से गुजरे। ओके, फिर आता है जीवा। जीवा क्या होता है? वृत्त के या वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली, है ना, या वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ऐसा ले लो, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये आपका वृत्त है, समझना। ठीक है, अब दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, इनको आपने मिला दिया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा यही क्या होगा आपके पास में? जीवा होगा। ठीक है, यही क्या होगी आपके पास में? जीवा होगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगला आता है आपके पास में वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, अब परिधि का मतलब क्या होता है समझना, किसी वृत्त की सीमा की लंबाई, है ना। आपके पास में ये वृत्त है, ये आपके पास में क्या है? वृत्त है। इस तरह से बना देते हैं, ये इसका केंद्र हो गया। ठीक, आपने यहां से शुरू किया, पूरा घूम 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 कर यहां आ गए वापस। ठीक है, तो ये जो पूरी कंप्लीट आपने सीमा कवर की है ना, इस बॉर्डर की पूरी लंबाई को कंप्लीट किया है, यही क्या होगी हमारे पास में? परिधि। वृत्त की जो परिधि होती है ये होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। ग्रीक अक्षर जो है पाई द्वारा इसे निरूपित किया जाता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। हम जानते हैं वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात जो है वो कैसा रहता है? नियत रहता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, और ये एक डेफिनेशन और है आपके पास में, ये भी है परिधि की। अब आता है छेदक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेकंड। अब सेकंड क्या होता है? एक ऐसी रेखा
जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, है ना। अब जीवा और छेदक रेखा दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहां पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, और एक रेखा जो वृत्त को दो भागों में क्या करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। ओके, क्लियर। अब ये मान लो एल रेखा है जो कि पी बिंदु और क्यू बिंदु पर क्या कर रही है, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, नेक्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि द्वारा, ये आपका वृत्त, ठीक है, और ये इसकी परिधि मतलब चारों तरफ की लंबाई। वृत्त की परिधि द्वारा घिरा हुआ बंद भाग, बंद भाग बोले तो ये अंदर का भाग, इसे ही हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसका आधा कर दो भाई, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अर्धवृत्त आ ही गया आपके पास में। अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास में है पूरा वृत्त, ये आपके पास में इसका केंद्र है ना। अब आप क्या करो, इसका कर दो आधा, क्या कर दो, इसका कर दो आधा, आपने कर दिया इसका आधा, तो ये जो आपको मिल रहा है, ये जो आपको मिल रहा है, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। क्या हो गया, ये आपका अर्धवृत्त, ठीक है। ये हो गया इसका केंद्र। अगर मैं बात करता हूं अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो हम कहेंगे 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त का केंद्र कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, है ना। तो अर्धवृत्त का केंद्र, अर्धवृत्त का केंद्र कितने डिग्री का कोण बनाएगा, बताओ भाई, आधा करेंगे ना भाई, वृत्त के केंद्र का आधा कर देंगे, तो 360/2 मतलब कि 180 डिग्री का। ओके, तो अर्धवृत्त का केंद्र कोण 180 डिग्री होता है, जो कि पूर्ण वृत्त के केंद्र कोण का आधा होता है। नेक्स्ट, यदि हम अर्धवृत्त के चाप व क्षेत्रफल की गणना करें तो अर्धवृत्त के लिए इसके मान आधे प्राप्त होते हैं। भाई वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दोगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास में एक पिज्जा है, चार दोस्त पिज्जा खाने गए, ठीक है। अब चार दोस्त पिज्जा खाने गए तो भैया चारों के हिस्से में एक एक स्लाइस आएगी ना, तो एक चौथाई भाग ही आएगा, तो ये भी एक चौथाई, ये भी एक चौथाई, ये भी एक चौथाई, ये भी एक चौथाई, है ना। तो अगर मैं सिर्फ इस भाग की बात करूं तो ये एक चौथाई भाग हो गया, कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 90 डिग्री का। क्लियर। अगर मैं इस भाग की बात करता हूं तो ये भी क्या हो गया, एक चौथाई भाग हो गया, कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 90 डिग्री का। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। तो एक चौथाई वृत्त का केंद्र कोण 90 डिग्री होता है, जो कि पूर्ण वृत्त के केंद्र कोण का चौथाई भाग होता है। भाई वृत्त का केंद्र कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। अब इसका एक चौथाई कर दो, तो एक चौथाई करने पर कितना मिलेगा, 90 डिग्री तो मिलेगा, कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ओके, क्लियर यहां तक। चलिए, अब आपके पास में कुछ फॉर्मूलाज जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझो। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं अर्धवृत्त के लिए इनके कोण की, और एक चौथाई भाग के लिए इसके कोण की। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। एक चौथाई वृत्त का कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, एक चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई। परिमाप r π+2, r π/2+2, चाप πr और इसका πr/2। ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये फॉर्मूला जो है छोटे छोटे से, ये आपको डायरेक्ट आने चाहिए। नेक्स्ट, त्रिज्यखंड, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो तो हम पढ़ रहे थे इसका बिल्कुल बेसिक। देखो ये क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, अगर आपसे कहा जाए तो आप कहोगे कि सर ये तो पिज्जा नजर आ रहा है हमें। बिल्कुल भाई, है ना। मुझे एक छोटी सी बात बताना, पिज्जा को जब बनाते हैं, समझना, चलो आज हम पिज्जा बनाते हैं, है ना, कैसा बनता है मुझे देखकर जो है जरूर बताना, क्योंकि टेस्ट करके तो नहीं बता पाओगे, लेकिन देखकर जरूर बताना। इस पर कुछ वेजेस है मान लो, है ना, वेजेस बोले तो कुछ सब्जियां लगा रखी है, मतलब तुमने देखा है ना सामने पिज्जा, ऐसा मत बोल देना कि मैंने नहीं देखा पिज्जा, है ना, वरना बेइज्जती करवा दोगे। ओके, इस पर कुछ टॉपिंग्स भी लगी हुई है इस तरह से। ओके, अब कितने दोस्त गए पिज्जा खाने, 4 दोस्त गए भैया पिज्जा खाने। अब चारों ने पैसे मिलाए, है ना, तो भैया अब ओवन में से पिज्जा निकल कर आया इस तरह से, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि रोटी की तरह मुंह के बीच में दबा के खा लेंगे, सीधी सी बात है, खाएंगे तो वैसे ही, लेकिन 4 दोस्त है तो ऐसे थोड़ी कि झगड़ेंगे कि ये मेरा, है ना।
तो वो क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये पिज्जा की कटिंग हो गई। अब अगर आप बताओगे मुझे तो एक दोस्त को कितना भाग मिला, आप कहोगे कि सर 1/4। ये जो भाग है, ये भाग, इसी को कहते हैं हम यहां पर त्रिज्यखंड। ठीक है। अब त्रिज्यखंड आपके दो तरह के होते हैं, लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन की बात करता हूं कि डेफिनेशन क्या होती है, तो वृत्त का वह भाग जो एक चाप तथा दो त्रिज्याओं से घिरा होता है त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्या व चाप के मध्य से घिरा होता है, दो त्रिज्या व चाप के मध्य से घिरा होता है, उसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं, है ना। तो दो त्रिज्या व चाप के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाता है। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया वृत्त, क्लियर, और ये हो गया इसका केंद्र। और मान लो ये चाप काट दिया जाता है, काट दिया चाप, ये चाप हो गया AB, है ना। तो अब यहां से हम इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, थीटा, क्लियर। अब समझना, ये वाला जो भाग रहेगा इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड, क्लियर। और इस वाले भाग को हम कहते हैं, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, इसको इंग्लिश में कहा जाता है माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं हम मेजर सेक्टर। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण कितना मिलेगा, 360 माइनस थीटा। ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया है, मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट होगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया दो तरह के आपके त्रिज्यखंड होते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। ओके, चलिए अब हम इसके बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपके पास में, वो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, चाप की लंबाई, बोले तो ये जो चाप है, ये इसकी लंबाई, है ना। एक एक चीज की बात करेंगे, लघु त्रिज्यखंड मतलब इसकी, ठीक है। फिर अब बात करें हम चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है यहां पर थीटा बटे 180, सॉरी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, या थीटा बटे 180 पाई आर, क्लियर। जब 2 से 360 को काटेंगे तब ये मिलेगा। तो दोनों एग्जाम में जो है बहुत सी बार ये भी दे दिया जाता है ना, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट आएगा आपके पास में त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप, तो त्रिज्यखंड का परिमाप जो है वो होता है थीटा बटे 180 और इंटू पाई आर प्लस 2r। ओके, चलिए और बात कर लेते हैं कोण। कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ठीक है, क्लियर। अब कोण को हम डिनोट करते हैं थीटा से। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो थीटा बराबर स्मॉल एल अपॉन आर हो जाएगा। चाप की लंबाई को स्मॉल एल से और त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यहां मान लो आपको अगर त्रिज्या निकालनी है तो कोण इंटू क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई। ओके, सॉरी स्मॉल आर निकालना है ना, त्रिज्या निकालनी है, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन स्मॉल एल। और अगर आपको स्मॉल एल बोले तो चाप की लंबाई निकालना है, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू त्रिज्या। ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो सारी चीजें आपको यहां पर मिल चुकी है। बात करते हैं अब दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो आपके पास में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, भाई ये पूरा वृत्त है ना, इसके क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दो। ठीक, तो हम करेंगे यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, क्लियर है? इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं? चलिए अब बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्तखंड क्या होता है। देखो ये आपके पास में वृत्त है ना, ये क्या है? वृत्त है, और ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका चाप। क्या हो गया? चाप हो गया। जब मैं वृत्त के चाप और दो त्रिज्याओं से कोई भाग गिरा है तो उसको कहते हैं हम त्रिज्यखंड, है ना। तो जो चाप यहां पर आपको नजर आ रहा है, अगर इन चाप के दो बिंदुओं को मैं मिला देता हूं इस तरह से, तो इसमें क्या हो गई आपके पास में? एक जीवा। ठीक है, तो ये वाला जो भाग रहेगा भाई, इसी को कहेंगे हम लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक, और ये जो बड़ा वाला भाग है इसको कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। अगर मैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करता हूं तो एक्चुअल डेफिनेशन होती है इसकी कि वृत्त के जीवा तथा चाप के मध्य का क्षेत्रफल, जीवा तथा चाप के मध्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। यदि जीवा के साथ छोटा चाप लिया जाता है तो वो होगा लघु वृत्तखंड, यदि जीवा के साथ बड़ा वाला भाग लिया जाता है तो वो होगा दीर्घ वृत्तखंड। इतना सा आपको ध्यान में रखना है, और आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो चुटकियों का काम है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं हम इसके। सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले तो ये वाला भाग, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये होगा आपके पास में, यहां पर ध्यान से देखो, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? हमने क्या किया, इस इतने से भाग को निकालने के लिए समझना आपको, देखो इस तरह से समझना है, इसको अलग करके समझाता हूं। ठीक है, अब आपको ये वाला भाग निकालना है। सिर्फ कौन सा निकालना है? आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये पूरा क्या बन रहा है आपका? त्रिज्यखंड बन रहा है। इस त्रिज्यखंड के भाग में से, है ना, लघु त्रिज्यखंड जो बन रहा है, इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करोगे? माइनस कर दोगे, तो आपको इतना सा जो है आपका लघु वृत्तखंड मिल जाएगा। इसीलिए यहां पर देख पा रहे हो, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बोले तो ये हो गया लघु वृत्तखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें से आपने क्या करा, ये जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड बोले तो कौन सा भाग नजर आ रहा है? बड़ा वाला। इस बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, क्लियर है? आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं रही? यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है आपको। ओके, अब चलते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि अर्धवृत्ताकार चांदे की परिधि 36 सेंटीमीटर है, समझना ये हो गया आपके पास में वृत्त, है ना, लेकिन इसमें बात की जा रही है अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार, तो ये ध्यान से देखिए, होगा अर्धवृत्ताकार। अब चांदे की बात की जा रही है तो इसको थोड़ा सा चांदे का शेप दे देते हैं, है ना, जरूरी है। क्लियर? ये अर्धवृत्ताकार चांदा हो गया। इसकी परिधि, इसकी परिधि बोले तो ये
ठीक है, ऑलरेडी आपको दिया गया है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 36 सेंटीमीटर। इसका व्यास आपको ज्ञात करना, क्या करना है? व्यास ज्ञात करना है। अब व्यास ज्ञात करने के लिए पहले त्रिज्या पता होना चाहिए, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो माना त्रिज्या आर है, कितनी है? आर है। ठीक, अब ध्यान से और अच्छे से देखना है यहाँ पर, क्योंकि अर्धवृत्ताकार चांदी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अर्धवृत्ताकार चांदी की। तो चांदी की परिधि, चांदी की परिधि, चांदी की परिधि कितनी दी गई है आपको? 36 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। चांदी की परिधि क्या होगी? ये होगी आपके पास में पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अर्धवृत्ताकार जो चांदा है इसकी परिधि क्या होगी? पाई आर प्लस 2r बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे होंगे कि सर पाई आर प्लस 2r कैसे होगी? सबसे पहले ये बताओ, अगर वृत्त की परिधि की बात की जाती है तो क्या करते हैं हम? 2 पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि की तो 2 पाई आर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई आर बचा, है ना। फिर उसके बाद में ये भी त्रिज्या है आपके पास और ये भी त्रिज्या है, तो आर और आर कितनी हो गई? 2r, तो 2r हो गए आपके पास में। क्लियर? यहां से ले लेते हैं हम स्मॉल आर जो है यहाँ पर कॉमन, प्लस 2 बराबर 36, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2। यहां से अगर मैं देखता हूँ और कुछ हो रहा है क्या? यहां से हमारे पास में नहीं हो रहा है, तो आर पाई का मान रख देता हूँ 22/7 प्लस 2 बराबर 36। ओके, अब यहां से अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम कितना आएगा? 7। ये आ जाएगा 22 प्लस 14 बराबर 36। तो यहां से 22 और 14 कितने हो गए? 36। तो 36r/7 बराबर 36। 36 से हो गया 36 आपका कैंसिल आउट, तो r/7 बराबर 1 मिलेगा। तो r बराबर कितना मिला? 7 सेंटीमीटर। तो चांदी की जो त्रिज्या आई वो कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? व्यास। तो चांदी का व्यास, अर्धवृत्ताकार चांदी का व्यास, अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास, अर्धवृत्ताकार चांदी का व्यास कितना हो जाएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू आर का मान 7, तो ये हो जाएगा आपके पास में 14 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब बताइए, यहां तक सारी चीजें क्लियर? मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई डाउट रहा होगा। नेक्स्ट, एक 6 सेंटीमीटर वाले, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिज्या खंड की बात हो रही है तो सबसे पहले त्रिज्या खंड देख लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। हमने क्या कहा है त्रिज्या खंड के लिए? हमने ये कहा है कि एक चाप और 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? आपका त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप आपको ज्ञात करना है ना। अब ध्यान से देखो, त्रिज्या खंड का कोण कितना है? 60 डिग्री। मतलब ये जो थीटा दिया गया है ये है आपके पास में 60 डिग्री। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। और एक आपको क्षेत्रफल और परिमाप, इन दो की बात करनी है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से त्रिज्या कितनी है आपके पास में? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण बोले तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो यहां से देखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ये होता है आपके पास में θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 60, 60/360 इंटू पाई का मान जब तक नहीं दिया जाए तब तक आप 22/7 या 3.14 में से कुछ भी रख सकते हो। आर का मान कितना है? 6 इंटू 6। ठीक, ये कट गया 6 बार, 6 से कट गया ये 6, तो फाइनली 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको क्या करना है? परिमाप निकालना है ना। तो त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का जो परिमाप है वो होगा आपके पास में 2 गुणा त्रिज्या प्लस चाप की लंबाई। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में चाप की लंबाई बताया था, यहां पर ध्यान हो तो
त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होता है आपके पास में, ये रहा सीधा सा, अगर आप देखोगे तो 2r है ना, प्लस ये क्या होगा, चाप की लंबाई थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फाइनली ये क्या बन रहा है, 2r प्लस थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ये आपको मिल रहा है। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यू को सही तरह से यूटिलाइज करना है। तो 2 इंटू 6 प्लस थीटा का मान 60 बटे 180 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना 6। कैंसल आउट जो हो रहा है उसको कैंसल आउट कर दो और सॉल्व कर लो। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप, इसको सॉल्व करने पर लगभग 18.28 सेंटीमीटर लगभग लिख देता हूं मैं, है ना, चेक कर लेना एक बार क्रॉस। ये लो भाई, यही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ओके, क्लियर है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब देखो आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि एक ही में सब कुछ पूछ लिया जाए, है ना। ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, लेकिन मैं बता देता हूं क्या करना है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का, मतलब कि कोण बोले तो थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक। त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो स्मॉल आर कितनी है 21 सेंटीमीटर, है ना। चाप की लंबाई, अब देखो आपको चाप की लंबाई का फॉर्मूला पता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर या थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है, क्लियर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब तक आप लोगों को दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं दिया जाए तब तक आप ये सोच लेना लघु त्रिज्यखंड की ही बात की जा रही है यहां पर। ओके, फिर अब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये निकालना है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो ध्यान से, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब यहां से जो आंसर आएगा, है ना, इसको माइनस कर देना किससे, वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी है और कुछ नहीं करना, क्लियर है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। सिर्फ इस चैप्टर में जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। समांतर श्रेणी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। बेटा समांतर श्रेणी होती है एक नंबर्स की लिस्ट, और वो नंबर्स हमें कैसे मिलते हैं, पहला अगर नंबर हम छोड़ दें तो बाकी के जो आगे के नंबर होते हैं वो पिछले वाले नंबर्स में जोड़ने पर मिलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, 2 में हमने क्या जोड़ा होगा, 3 जोड़ा होगा तो 5 मिला, 5 में हमने 3 जोड़ा तो 8 मिला, 8 में हमने 3 जोड़ा तो 11 मिला, 11 में हमने 3 जोड़ा तो 14 मिला। यानी हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर ही जोड़ रहे हैं, हर बार हम 3 ही तो जोड़ रहे हैं। तो ये जो फिक्स नंबर होता है इसको हम कहते हैं सार्वांतर। और ये जो समांतर श्रेणी के जितने भी ये आपको नंबर मिल रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, पद कहलाते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि पहला पद अगर छोड़ दिया जाए, पहली संख्या को अगर छोड़ दिया जाए तो आगे वाले नंबर्स हमें कैसे मिलते हैं बेटा, आगे वाले नंबर्स हमें मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर एक नंबर था, इसमें मैंने 1 जोड़ा तो 2 हो गया, 2 थे तो 2 में फिर से 1 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा तो फिर से 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ा तो फिर क्या आ गया, 5 आ गया। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, हर बार हमें एक एक जोड़ते जा रहे हैं तो हमें अगला अगला पद मिलता जा रहा है ना। तो इसे हम कहते हैं बच्चों समांतर श्रेणी। और ये जो है ये बेटा हर बार क्या है, एक फिक्स नंबर है। समांतर श्रेणी का जो सार्वांतर होता है बेटा वो बदलता नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वो समांतर श्रेणी फिर क्या होती है। भाई समांतर श्रेणी में सबसे पहले क्या आता है, भाई जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी पर चढ़ने पर पहला पद होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरीके से चलते जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, समांतर श्रेणी होती है कि उसका पहला पद होता है, फिर दूसरा पद होता है, फिर तीसरा पद होता है, फिर चौथा, फिर पांचवा, और इस तरीके से आगे चलती जाती है। समांतर श्रेणी भी 2 तरह की होती है बेटा, एक होती है परिमित समांतर श्रेणी और एक होती है बच्चों अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित किसे कहते हैं, परिमित उसे कहते हैं बेटा जिसमें जिसमें पदों की जो संख्या होती है यानी नंबर्स जो होते हैं बेटा वो फिक्स होते हैं कि भाई कितने नंबर होंगे, ये फिक्स होता है। जबकि यहाँ पर बेटा ये फिक्स नहीं होता कि समांतर श्रेणी में कितने पद होने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। अब देखते हैं डेफिनेशन। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद जो होता है वो पहले वाले पद को छोड़कर अपने से पिछले पद में एक निश्चित संख्या यानी कि फिक्स नंबर को जोड़ने पर प्राप्त होता है।
और ये जो निश्चित नंबर होता है, ये जो फिक्स संख्या होती है बेटा, इसको क्या कहा जाता है? सर्वांतर कहा जाता है, यानी कि डी। इसे हम कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और कॉमन डिफरेंस को दिखाया किससे जाता है? स्मॉल डी से दिखाया जाता है। ये हमें मिलता कैसे है? जो आगे वाला पद होता है उसमें से पीछे वाले पद को घटाते हैं, और वो दोनों पद लगातार होने चाहिए, यानी कि क्रमागत होने चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे आप कि चौथे में से आप दूसरा पद घटाएं, ये गलत होगा। चौथे में से आप तीसरा पद घटाएंगे, या पांचवें में से चौथा पद घटाएंगे, या छठे में से पांचवा पद घटाएंगे। देखो, करना यह है कि अगले में से पिछला पद घटाना है, पर बेटा वो दोनों पद कैसे होने चाहिए? लगातार होने चाहिए। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो भी 3 तरह का होता है। कैसे? जैसे समांतर श्रेणी 3 तरह की, उसका सार्वंतर भी 3 तरह का। अगर बढ़ती हुई समांतर श्रेणी होगी तो धनात्मक सार्वंतर होगा, अगर घटती हुई समांतर श्रेणी होगी तो ऋणात्मक सार्वंतर होगा, और अगर एक समान समांतर श्रेणी होगी तो आपका जो सार्वंतर होगा वो होगा 0। भाई जैसे कि हमारे पास बढ़ती हुई समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, इस तरीके से 16, और ये आगे चलती जा रही है। तो अगर इसका हम सार्वंतर देखें तो हर बार हमने क्या किया है? और एक बार एक समांतर श्रेणी ये भी देखते हैं भाई, 50, 45, 40, ठीक है, 35, 30, 25, और इसका अगर हम सर्वांतर देखें तो हमें क्या मिल रहा है? और एक समांतर श्रेणी और देखते हैं, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, यानी एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्वांतर हमेशा बराबर होगा। सार्वांतर जो होता है वो 2 क्रमागत पदों का अंतर होता है, वो एक जैसा होना चाहिए। भाई हमने हर बार यहाँ पर क्या जोड़ा है? हमने हर बार यहाँ पर 2 जोड़ा है, हम 2 जोड़ते चले गए और हमें जो है अगला अगला नंबर मिलता चला गया। यानी यहाँ पर तो हमारा सार्वांतर डी बराबर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर हम इसमें देखें तो हर बार हम क्या कर रहे हैं? 5 घटा रहे हैं। 50 में से 5 घटाया तो 45, 45 में से 50 घटाया 40, 40 में 35 है ना, तो 5 घटाते जा रहे हैं। यानी यहाँ पर डी बराबर क्या है बच्चों? -5 है। ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो बेटा सार्वांतर कैसे निकाला जाता है? अगले में से पिछले पद को घटाओगे, 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 आएगा। तो यानी यहाँ पर बेटा जो डी आने वाला है वो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। 3 तरह की समांतर श्रेणी, 3 तरह का सार्वांतर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर बेटा इसके बाद आता है किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद। सामान्य का मतलब ये होता है बेटा कि जिसको आमतौर पर क्या कहा जाता है? किसी पद को, जो समांतर श्रेणी का कोई पद है तो उसको आमतौर पर कैसे लिखा जाता है? तो उसको बेटा Tn से लिखा जाता है, या उसको An से भी लिखा जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 गुणा में d। यहाँ पर a होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसे हम पहला पद भी कहते हैं, है ना। और जो डी है वो तो आप सब जानते ही हैं कि डी क्या है बेटा? समांतर श्रेणी का सार्वांतर है। ठीक है, तो बेटा समांतर श्रेणी हमें मिलती कैसे? भाई पहला पद हो गया तो a प्लस, है ना भाई, पहला पद तो a हो गया, दूसरा पद कैसे मिलेगा? a + d से मिलेगा, तीसरा पद कैसे मिलेगा? a + 3d से मिलेगा, चौथा पद कैसे मिलेगा? a + 4d से मिलेगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो अंत में जाके आता है बेटा an, यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद। तो ये जो nवां पद है इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 गुणा में d। यानी हम यहाँ पर बच्चों d जोड़ते जाते हैं तो हमें अगला अगला पद मिलता जाता है। बात समझ में आ रही है? अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, अब वो देख लेते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि AP का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि AP जो है 2, 7, 12 डैश डैश डैश। तो भाई यहाँ पर 2 क्या है? समांतर श्रेणी का पहला पद है। अगर मैं समांतर श्रेणी का D निकालूं यानी सार्वांतर निकालूं तो कैसे निकालूंगा? 7 में से 2 घटा दूंगा, 7 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है यहाँ पर 10वां पद, तो 10वां यानी कि nवां, 10वां यानी कि nवां। तो बेटा समांतर श्रेणी का nवें पद का फॉर्मूला Tn बराबर क्या होता है? a + का n - 1 गुणा में d होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेटा इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि भाई n है तो n - 1 आता है, क्योंकि आपसे 10वां पद कहा है तो आप क्या लिखोगे? 10 के लिए आप क्या लिख दोगे? सीधा a + 9 लिख दोगे, a + 9d लिख दोगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ n आता है तो यहाँ n - 1 आता है, यानी 1 कम आता है। तो ऐसे ही जब यहाँ 10 है तो यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर t 8 होता तो फिर क्या आता? a + 7 गुणा में d आता। अगर मान लो t 7 होता तो फिर क्या आता? a + 6 गुणा में d आता। एक कम हो जाता है ना। तो वैसे ही अब चाहो तो आप यहाँ पर सीधा n बराबर 10 भी रख सकते हो, तब भी बात वही रहेगी, आना वही है ना। तो n बराबर 10 रखोगे तो t 10 हो जाएगा। a की जगह पे कितना आ गया? a की जगह पे आ गया बेटा आपके पास यहाँ पर 2, तो 2 + 10 - 1 और गुणा में कितना हो जाएगा? 5।
यानी ये आपके पास आ जाएगा 2 + 9 गुणा में कितना आ गया 5। तो ये हो जाएगा 2 + 9 पंजे 45, 45 और 2 हो जाएगा 47। ये है आपका 10वां पद। समझ में आया सभी को? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब हमें समांतर श्रेणी बतानी है जिसका तीसरा पद जो है वो 5 है और 7वां पद जो है वो 9 है। तो बेटा तीसरा पद का मतलब क्या है? T3, है ना। और 7वें पद का मतलब क्या है? 7वें पद का मतलब है T7। तो जब हमें पता है कि भाई जब 7वां पद है तो कितना आएगा? 7वां पद है तो a + 6d आएगा ना, एक कम हो जाएगा। ऐसे ही जब तीसरा पद है तो बेटा क्या आएगा? a + 2d आएगा, यानी कि एक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब nवां पद होता है उसमें क्या होता है? a + n - 1 गुणा में d होता है। यहाँ n तो यहाँ n - 1, एक कम, है ना। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई T3 हमें कितना दिया हुआ है? a + 2d हमें जो है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। और T7 जो है ये कितना दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है a + 6d बराबर कितना? 9। तो ये दो हमारे पास समीकरण हो गए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। a + 6d बराबर कितना है? 9। सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या करेंगे? विलोपन विधि लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। a से a कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा बेटा तो कितना आएगा? -4d। 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? -4, यानी d बराबर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब d बराबर 1 आ गया तो यहाँ पर रख देते हैं पहली समीकरण में a + 2 गुणा में 1 बराबर कितना? 5। तो ये आ जाएगा a + 2 = 2 बराबर कितना? 5, यानी a बराबर आ जाएगा बेटा 5 - 2 यानी कि 3। तो हमें तो ए पी बतानी थी ना, पहला पद तो यही हो जाएगा 3। अगला पद कैसे मिलेगा? इसमें 1 जोड़ते जाओ, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा कितना आएगा? 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, और इस तरीके से आगे श्रेणी चलती चली जाएगी। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? अगला आता है समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया। अब समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, 23, 23, इसका डैश 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 का कोई पद जो है वो 301 है। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको ना मानना पड़ेगा कि माना इसका जो nवां पद है वो क्या है? 301 है ना। अब nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 गुणा में d होता है। तो इसको आप 301 के बराबर रखोगे। यहाँ से a का मान कितना है? 5 है, प्लस n - 1, क्योंकि हमें तो ये तो नहीं पता ना कि कितने पद हैं, ठीक है। और d क्या है बेटा? यहाँ पर जो d है वो आपका यहाँ पर है 5 में क्या जोड़ा? 6 जोड़ा, तो अब जाके 301 मिला है। तो यहाँ से आप n का मान निकालोगे तो ये आएगा 6 गुणा में n - 1 बराबर 301 में से बेटा 5 घटा दिया, फिर ऐसे ही 6 गुणा में n - 1 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से 5 घटाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 190 कितना? 296 आ जाएगा, है ना। 296 आ जाएगा। और फिर n - 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, बचा कितना? 1, और 6 निम 54 होता है, बट यहाँ पर तो 56 आ रहा है। तो मतलब यहाँ से आपको n का एक प्राकृतिक मान नहीं मिल पा रहा है। n एक प्राकृतिक संख्या है ना, जो कि वो यहाँ से आपको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये इसका कोई पद नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि n क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं समांतर श्रेणी के जो n पदों का योग होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है वो अब उस पर बात कर लेते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है वैसे तो, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो हम देख लेते हैं 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहाँ से होती है? 10 से होती है ना। और कहाँ तक जाती हैं? 99 तक जाती हैं। अब इनमें से वो संख्याएं कौन कौन है जो 3 से विभाज्य हैं? तो बेटा सबसे पहली संख्या आएगी 12, और सबसे लास्ट वाली ये जो 99 है ये भी 3 से भाग हो जाएगी। तो ये संख्याएं हैं कितनी भाई? 12 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 18 आएगा। कैसे मिला? जब हमने 12 में क्या करा? 3 जोड़ा। जब 15 में हमने क्या करा? 3 जोड़ा। 18 में हमने क्या करा? 3 जोड़ा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे आगे चलते जाएंगे। और फिर हमें n का क्योंकि मान निकालना है कि भाई कितनी संख्याएं हैं, तो हमने माना कि जो इसका nवां पद है वो nवां पद क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें n पद हैं, इसमें अगर n संख्याएं हैं, तो जो इसका nवां पद है बेटा वही इसका अंतिम पद होगा। तो उसको आप 99 के बराबर रखोगे, यानी a प्लस का n - 1 गुणा में d बराबर 99। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं a कितना है? 12 प्लस का n - 1 और गुणा में d कितना है बेटा? हर बार 3 3 3 जोड़ रहे हो ना, तो यानी d कितना है? 9, मतलब 3। और ये किसके बराबर? 99 के बराबर। 12 को उधर ले जाएंगे, घटाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो n का मान आ जाएगा, यानी उतनी संख्याएं होंगी। बात समझ में आई? चलिए
तो बेटा बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और ये कौन से पद है? प्रथम n पद हैं, यानी शुरू के n पदों का योग क्या होता है? तो अगर शुरू के n पदों का योग देखें बेटा तो Sn बराबर होता है, दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d, या फिर अगर आपको बेटा अंतिम पद पता है, ये l का मतलब यहाँ पर क्या है? l का मतलब है बेटा लास्ट टर्म, है ना, अंतिम पद। तो अगर आपको सबसे आखिरी वाला पद पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग बोर्ड में। क्या कहा जा रहा है? 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए? तो बेटा हमने मान लिया कि भाई n पद लेने चाहिए, हमने मान लिया कि n पद लेने चाहिए, ठीक है। तो Sn आपको एक तरह से कितना दिया हुआ है? 636 दिया हुआ है, क्योंकि योग दिया हुआ है 636 योग। तो बेटा योग के लिए आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 गुणा में d, और ये किसके बराबर आएगा? 636 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर n का मान तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो तो हमें निकालना है, हमें अंतिम पद भी नहीं पता है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो n/2, एक तो हमें पता है कि a क्या है भाई? समांतर श्रेणी का पहला पद जो कि 9 है, प्लस का n-1 गुणा में d भी हमें पता है, 17 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है? 636 के बराबर है। फिर यहाँ से क्या होगा बेटा? अगर आप यहाँ से 2 बाहर निकाल लें तो n/2 गुणा में 2, है ना, ये कितना आ जाएगा? 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो 9 हो गया, और यहाँ से क्या आया? n-1, 8 में से भी तो 2 बाहर निकाला तो 4 आया, बराबर कितना हो जाएगा? 636। तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा आपके पास? n गुणा में ये हो जाएगा 9, 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4n, 4 और प्लस क्या हो जाएगा? 9 बराबर कितना? 636। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n गुणा में 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636, है ना। इसकी अंदर गुणा कर देते हैं, 4n² प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 5n बराबर कितना? और इस 636 को कहाँ लिया है? बाईं तरफ, माइनस का 636 बराबर 0। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा सकते हैं। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र? n बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस का 4ac, और अपॉन में क्या होता है? 2a, ठीक है। तो यहाँ से आपको n का मान मिल जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? इसके आपको क्या करने हैं? गुणनखंड कर लेने हैं, दैट्स इट। चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, योग ज्ञात कीजिए 34 32 30 डैश 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 प्लस 10। तो बेटा ये 10 तक जा रहे, 10 के बाद तो कोई पद नहीं दिखाई दे रहा, है ना। तो यानी ये इसका क्या है? अंतिम पद है, और ये इसका क्या है बेटा? ये इसका प्रथम पद है। पहला पद पता है, अंतिम पद पता है, लेकिन n तो नहीं पता ना क्या है, तो वो तो निकालना पड़ेगा। पर हमें ये तो पता है ना कि जो इसका अंतिम पद है वो l है। अब हमने माना समांतर श्रेणी में n पद है, तो जो इसका nवां पद होगा वही इसका अंतिम पद होगा। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस का n-1 गुणा में d होता है, और अंतिम पद यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे भाई? पहला पद कितना है? पहला पद है बेटा 34, 34 प्लस n-1 गुणा में d कितना आएगा बेटा? 32 में से 34 घटाओगे तो ये आएगा -2 बराबर कितना? 10। तो बेटा कितना हो जाएगा ये? -2 गुणा में n-1 बराबर 10 माइनस का 34। तो -2 गुणा में n-1 बराबर कितना? -24, है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 24 काटेंगे तो 12 आएगा, यानी n-1 बराबर कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। 12 दूनी 24 होता है, तो बेटा n बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यानी टोटल कितने पद हैं? 13 पद है। अब हमें S13 निकालना है। हमें क्या निकालना है? S13 निकालना है। तो बेटा हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, क्योंकि मुझे पहला पद भी पता है और मुझे अंतिम पद भी पता है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारे पास 13/2, और ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। a कितना है भाई हमारे पास? a जो है हमारे पास वो है यहाँ पर 34, और l कितना है? वो है 10। तो ये आपके पास हो जाएगा 13/2 गुणा में कितना? 46, है ना। 46 काटेंगे इसको 13 से, मतलब 2 से, तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। गुणा कर देते हैं, 13 तिया कितना होता है? 39 का 9 हासिल लगा कितना? 3, और 13 दूनी 26, और 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 299, ठीक है। गुणा देख लेना एक बार, 13 तिया 39, 39 का 9 हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना हो गया? 29, ठीक है, यही आएगा, ठीक।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे a बराबर कितना दिया है 5, d बराबर कितना दिया है 3 और an बराबर कितना दिया है 50। आपसे कहा है n और sn बताइए। तो भाई सबसे पहले तो हमें an दिया है। an क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 गुणा में d, और ये किसके बराबर दिया है, 50 के बराबर दिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई a कितना दिया हुआ है 5, d कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 3, तो बराबर कितना 50। ठीक है, तो 3 गुणा में n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50 में से 5 घटा दो। 50 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा में n माइनस 1 बराबर आ जाएगा बेटा 45, यानी n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 15 तिया 45। तो बेटा n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 16। मतलब समांतर श्रेणी में n कितना है, 16 है, 16 पद हैं कुल। ठीक है, और अब हमें पता है कि भाई Sn जो है वो कितना होता है, n बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर अंतिम पद पता है ना, nवां पद जो है उसका वही तो उसका अंतिम पद है, वो हमें पता है कि क्या है। तो बस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि l बराबर क्या है, 50 ही तो है, तो यहाँ पे रख दो, यानी कि S 50 पदों का योग 50 बटे में 2, a का मान कितना है भाई, जो पहला पद है वो है 5 और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 50। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 50 बटे 2 का मतलब कितना हो गया, 25 हो गया, और 50 और 5 कितने हो गए, 55 हो गए। गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, यानी कि कितना आएगा 5 आएगा, हासिल लगेगा 12 और 25 पंजे फिर से 125 है ना। 25 पंजे कितना होगा 125, 125 और 12 कितने हो जाएंगे, 125 और 10 हुए 135 और 2 137, ये आ जाएगा आपके पास योग। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो चीजें मैंने बताई ये सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का हमारा नेम है, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले समीकरण आप लोगों ने सीखा, है ना। 1 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, सारा आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आया है युग्म की बात हुई है बेटा, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम छोटी छोटी चीजों के साथ में स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, सबसे पहले आपके सामने आता है यहाँ पर बीजीय व्यंजक। आखिर में बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ चर और स्थिरांक से बने होते हैं। गणितीय संक्रिया, देखो अब आपको यहाँ पर नेम कुछ अलग अलग जो है देखने को मिल रहे होंगे। एक तो आ रहा है आपके सामने गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया नाम सुनकर आपको बहुत ऑड लग रहा होगा कि सर ये कौन सा नाम है ऐसा, कि हमने तो पहली बार ही सुना है ना। तो गणितीय संक्रिया का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गणितीय संक्रिया का मतलब होता है बेटा जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, है ना। इसको हम गणित की भाषा में कहते हैं योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन। ठीक है, क्लियर, गुणन और विभाजन, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीज जो है बच्चों को काफी सारों को नहीं पता होती है। तो बीजीय व्यंजक के लिए हमने क्या कहा है, वे व्यंजक होते हैं जो गणितीय संक्रियाओं के साथ, जैसे कि ये जोड़ना, घटाना, जोड़ना, है ना। इनके साथ में चर आप लोगों को पता है XYZ, और स्थिरांक मतलब कि उनके गुणांक, तो इनसे बने होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये 3, ये x, ये क्या है आपके पास में, चर है। ठीक, ये y क्या है आपके पास में, चर है। ये क्या है आपके पास में, अचर है। ठीक, इसी तरह से इधर मैं अगर बात करता हूं 5 की, तो ये है हमारा y का गुणांक। 5 क्या है आपका, y का गुणांक। इसी तरह से ये 3 क्या है आपका, x का गुणांक। ठीक है, क्लियर। तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, बीजीय व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल 5x + 7, ये आपका चर हो गया और ये इसका गुणांक हो गया। ठीक है, और ये 7 क्या हो गया, अचर हो गया, और ये गणितीय संक्रिया होगी। x का गुणांक 3 और ये गणितीय संक्रिया, ये 2 अचर। y का गुणांक 8 माइनस आपका गणितीय संक्रिया होगी, और ये x का गुणांक 6 और प्लस जो है गणितीय संक्रिया होगी 2। तो ये सब किसके उदाहरण है, बीजीय व्यंजक के। नेक्स्ट, समीकरण। अब समीकरण क्या होता है, समीकरण का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बराबर, है ना, इक्वलिटी, कि बराबर में कुछ साइन। इक्वलिटी तो देखो रैखिक असमीका हो जाती है, लीनियर इक्वलिटी हम उसको कहते हैं, वो क्लास 11th में जाकर पढ़ोगे आप लोग। लेकिन अभी सिर्फ बराबर आपको ध्यान रखना है। समीकरण क्या होता है, प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक कथन जो 2 वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने तराजू देखी है ना। अब यहाँ पर भी आपको एक तराजू नजर आ रही है, इस तराजू में आपको समान जो है वेट नजर आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो आपको इस तराजू में अलग अलग प्रकार के जो है
पैकेट्स नजर आ रहे हैं। देखो इधर 1 2 3 4 5, भाई इधर आपके पास में मान लो 5 पैकेट है। कितने पैकेट है? 1-1 किलो के 5 पैकेट है। अब इसको हमें बराबर करना है। इधर 2 पैकेट रखे हुए, 1-1 किलो के 2 पैकेट रखे हुए। तो ये जो काला वाला पैकेट है ये x वेट का है ना, x किलो का है ये। अब मुझे बताओ इसको और इसको अगर मुझे बराबर करना है तो इस वाले x को मैं कितने वेट का करूं भैया, है कितने किलो का मानूं? 3 किलो का मानूं, क्योंकि मान लो इधर 5 किलो है, इधर 2 किलो, तो ये हो गया, बचा कितना? 3। तो ये x कितना का है हमारा? 3 किलो का पैकेट है। फॉर एग्जांपल आपने देखा 5x - 7 बराबर 3x + 2। अब यहां पर ये आपको क्या मिली? समीकरण मिली, जहां पर बराबर का चिन्ह आ जाता है। इसीलिए हमने कहा है दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताना क्या है? आपका समीकरण है। ठीक, अगर मैं इसको हल करता हूं तो 5x 3x को इधर भेजूंगा। आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी सीखा ना, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो यहां से मिला 2x = 9। ठीक है, अब अगर मुझे x का मान ज्ञात करना होगा तो इस 2 को मैं इसके बटे में भेज दूंगा और ये मुझे मिल जाएगा। क्लियर? इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलो अब ध्यान से देखना और आगे की तरफ चलते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं आपको। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर केवल और केवल एक हो। अब वो चर हो सकता है आपका x हो सकता है आपका y हो सकता है z हो, p हो, q हो, l हो, m हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हमने इसलिए कहा है ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में केवल एक चर हो तथा समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 हो, है ना। समीकरण में समझना, समीकरण में चर कितने हो बेटा? केवल एक चर हो, है ना, और इस चर की घात कितनी हो? वो भी आपके पास में 1 हो। तो इसे कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब ही यही है कि घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है x + 5 = 10। ठीक, अगर आप ध्यान से देखते हो, तो देखो ये x क्या हो गया आपका? चर हो गया। 5 क्या हो गया आपका? अचर हो गया। ठीक, 10 क्या हो गया आपका? अचर हो गया। ठीक, और ये यहां पर जो ये प्लस है ये गणितीय संक्रिया हो गई। ठीक है, मैं डॉट डॉट लगाकर लिख देता हूं ताकि आपको पूरा पता चल जाए। क्लियर है? इसीलिए अगर हम इसके और एग्जांपल की बात करें तो मान लो y + 5, ये भी क्या है हमारा? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, 2x = 0, ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, x = 2, ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर है? तो आप यहां पर देखोगे 5x + 7 = 12, ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। 7x - 3x, ठीक है, +3 = 0, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण वो समीकरण होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो और चर भी केवल एक ही हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके आगे अगला देखते हैं इसका व्यापक रूप। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं इसके व्यापक रूप की चर्चा करूं बेटा तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है। ठीक, इसका व्यापक रूप होता है ax + b = 0, जहां कंडीशन होती है a ≠ 0। ये x क्या है आपका? चर है। ठीक, ये a क्या है? x का गुणांक। ठीक, और b क्या है आपके पास में? b आपके पास में जो है ये है आपका अचर। क्लियर? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसके व्यापक रूप के एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो 2x + 7 = 0। ठीक, 5x - 2 = 12, l + 5 - 3 = 7। क्लियर? ये सब आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण ही नजर आ रहे हैं। चर की घात कितनी है? एक ही है। अगर मान लो आपके पास में ये दे दिया जाए 2x + 7x² - 3 = 0, तो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 2 है। कितनी है? 2 है। क्लियर? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं तो इसको देखना, ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण को बनाने वाले व्यंजकों में दो चर हो तथा समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 हो। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर कितने बेटा? 2। पहले हमें कितना मिल रहा था? 1। लेकिन यहां पर एक सिमिलरिटी रहेगी आपकी, चर की अधिकतम घात जो रहेगी वो 1 ही रहेगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 5x + 6y
बराबर 9, ठीक, पहला। दूसरा माइनस पी प्लस क्यू बराबर 3, ठीक है। तीसरा 6z प्लस 5y बराबर माइनस के 3y, ये तीसरा है ना। इसी तरह से और भी ले सकते हैं हम, L प्लस M बराबर 0, क्लियर। तो अब आप यहां पर देख रहे हो चर आपको कितने मिल रहे हैं, आपको चर यहां पर मिल रहे हैं 2, है ना। अगर मैं बात करता हूं चरों की संख्या, तो चर कितने आपके पास में 2, और चर की घात कितनी है आपके पास में 1। तो इसीलिए कहा है 2 चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक नाम आते घात 1 आएगी, और 2 चर की बात हो रही तो मतलब 2 चर। तो ऐसा समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम संख्या 2 हो, है ना, या चरों की संख्या 2 हो तथा उन चर की घात अधिकतम 1 हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1 घात होनी चाहिए, इससे ज्यादा घात नहीं होना चाहिए, क्लियर। इसीलिए इसको कहा जाता है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। नेक्स्ट इसके व्यापक रूप की बात कर लेते हैं। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by बराबर 0, जहां कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0 की। किसकी कंडीशन होती है, a नॉट इक्वल टू 0 की। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, यहां पर x क्या है आपका, चर है, y क्या है आपका, चर है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपका चर, क्या हो गया, ये हो गया आपका चर, ठीक। ये हो गया x का गुणांक, क्या हो गया ये आपका x का गुणांक। ये हो गया b, y का गुणांक, b क्या हो गया बेटा, y का गुणांक, और c क्या हो गया आपका अचर, क्लियर। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया? मुझे नहीं लगता भाई, मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को कोई डाउट होगा या कोई परेशानी होगी। इसका एग्जाम्पल 7x माइनस 3y बराबर 13, ठीक है। 2 चर हो गए ना, एक चर ये रहा आपका, दूसरा चर ये रहा। चर कुछ भी हो सकते, 5a प्लस 7b बराबर 3, एक चर ये, दूसरा चर ये। चर कुछ भी हो सकते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई में से कुछ भी, ए से जेड में से कुछ भी चर हो सकते, ये ध्यान रखना। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक तो इसका व्यापक रूप पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, क्लियर। चलो अब बात होती है 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म की। किसकी बात होती है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। यहां पर आपको ये नाम नजर आ रहा है युग्म, युग्म को इंग्लिश में कहते हैं पेयर। क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। देखो आप लोगों ने युग्म की बात सुनी है, तो शॉप पर जाते हो ना, हम शूज लेते हैं, है ना, स्लीपर लेते हैं, चप्पल लेते हैं। कभी भी ऐसा हुआ है कि एक चप्पल लेकर घर आ गए हो? भैया एक चप्पल लेकर घर आ जाए तो मम्मी पापा जो है बजा बजा के हमारा जो है कान खोल दे एक तरह से, अच्छा है ना। 2 ही चप्पल लेकर आते हैं ना, है, जैसे कि जोड़ा जिसको हम बोलते हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, है ना। अपने जोड़े साइड में रखना भाई, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, ठीक है, तो पढ़ो लिखो, तुम्हें इन जोड़ों के चक्कर में नहीं फंसना है। पता चले तुम तुम्हारे जोड़े बनाने लग जाओ यहाँ पर, उनसे दूर रहना भाई, ठीक है। तो देखो एक चर वाले रेखिक समीकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका व्यापक रूप, 2 चर वाले रेखिक समीकरण की बात करता हूं मैं, तो इसका व्यापक रूप क्या था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये था, क्लियर। अब यहां पर बात आई है बेटा युग्म की। किसकी बात आई है, युग्म की। तो हमें एक और जरूरत है, हमें एक और समीकरण की जरूरत है, क्लियर, ये लो। लेकिन 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 अब यहां पर जो चेंजेस होते हैं वो क्या होंगे, यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप होता है ना। यहां मैं लिख देता हूं आपको ताकि पता रहे, व्यापक रूप, ओके, क्लियर। चलो इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, इसके मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो क्या दे सकता हूं, 2x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, और 5x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। तो ये इसका हमारा क्या हो गया, उदाहरण हो गया। क्या हो गया बेटा, ये इसका उदाहरण हो गया हमारे पास में, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं इसके आगे बात करता हूं तो ध्यान से देखना, और भी हम इसके एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो
आपको इस तरह से दे दिया जाए 2x माइनस 3 z बराबर 5 और इधर दे दिया जाए 7x प्लस 5z बराबर 0, तो ये भी आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। देखो युग्म क्यों बोला है, युग्म क्यों बोला है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो आपको दो समीकरण लेनी है, कितनी लेनी है, दो समीकरण। अब इसमें रेखिक भी नाम आया, तो रेखिक का मतलब इनकी जो घात रहेगी, किसकी, चर की घात जो रहेगी वो अधिकतम कितनी होगी, एक ही होगी। यहां पर अब अगला पॉइंट क्या आता है वो देखते हैं। a1 क्या है, a1 है आपका x का गुणांक, b1 क्या है y का गुणांक, और c1 क्या है आपके पास में अचर पद। a2 क्या है दूसरी समीकरण के लिए x का गुणांक, b2 क्या है दूसरी समीकरण के लिए y का गुणांक, और c2 क्या है आपका अचर पद। इसीलिए इसको कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर, फटाफट से छापो जल्दी से, फिर चलते हैं हम इसके आगे एकदम मस्त और प्यारे तरीके से चीजों को समझने के लिए। क्लियर है, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट या कोई परेशानी होगी यहां तक। चलिए भाई, अब चलते हैं हम इसके आगे। आगे की बात करना जरूरी है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की विधियां, इन समीकरणों को हम कौन कौन सी विधि से हल कर सकते हैं, तो इसके लिए तीन विधियां आपके पास में। कितनी विधियां बेटा, तीन विधियां। ध्यान से और अच्छे से समझना। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपका काम पूरा आसान हो जाएगा। ठीक है, पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि। पहली विधि को हम क्या कहते हैं, पहली विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्लियर। दूसरी विधि जो है हमारे पास में, वो है हमारे पास में यहां पर विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, और तीसरी जो विधि है उसे हम कहते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक, ये तीन विधि आपके सबसे ज्यादा काम में आती है। देखो एग्जाम में जब तक क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाता ना कि इस विधि से सॉल्व करो, तब तक आप जिस भी विधि से सॉल्व करना चाहते हैं उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। ये दो विधि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बहुत सारे बोर्ड्स में ये विधि जो है कैंसिल आउट कर दी जाती है बोर्ड्स द्वारा, है ना। ठीक है, नाम से समझाता हूं मैं। प्रतिस्थापन मतलब कि आपको यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे, उसमें आपको किसी एक चर का मान उठाना है और रखना है। ठीक है, एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है, मतलब प्रतिस्थापित करना। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, क्रिकेट टीम में क्या होता है भाई, कोई खिलाड़ी इंजर्ड है ना, तो उसकी जगह क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं दूसरे खिलाड़ी को। ठीक है, चलो दूसरा आता है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब विलोप करना। क्या हो गया, विलोप करना मतलब हटाना। ठीक है, तो इसमें किसी एक चर को हम हटाएंगे। तीसरा वज्र गुणन विधि, मतलब जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर है। बताओ भाई, यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे और वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। देखो नेक्स्ट अगर आप इसके आगे चलोगे तो आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, दो चर वाले रैखिक समीकरण की विधियों को हल करने के ना वैसे तो दो मेथड है आपके पास में। पहला मेथड जो है वो है ग्राफीय विधि। समझना मेरी बात, पहला मेथड जो है वो तो है आपके पास में ग्राफीय विधि, और दूसरा है आपके पास में बीजगणित विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि। क्लियर, तो ये तीन पार्ट जो है ना, ये इसके है बीजगणितीय विधि के। ठीक है, जब आप दो समीकरण को हल करोगे तो उसमें आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर आपको नजर आ रहा है, जैसे कि अगर मान लो रेखा युग्म आपको दिया है ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये सारी चीजें दी गई है आपको। देखो अगर आपके पास में दो समीकरण है ना, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इसमें मान लो अगर a1/b2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1/b2 के, तो ग्राफ पर जब आप इसको प्लॉट करोगे तो दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, है ना। ग्राफ पर दोनों रेखा इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएगी। तो यहां पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसे ही हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, और वही होगा उसका हल। ठीक, जब दोनों रेखाएं, समझना ध्यान से, दोनों रेखाओं में
चरों के गुणांक, जैसे कि a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, इक्वल आ रहा है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में दोनों रेखा आपको एक दूसरे के ऊपर मिलेगी। क्या मिलेगी? एक दूसरे के ऊपर मिलेगी, हर बिंदु पर टच करते हुए, इसीलिए इसे कहा जाता है समपाती रेखा है। और इसके जो है हल अनेक होंगे। क्यों? क्योंकि ये हर बिंदु पर एक दूसरे को टच करेगी। क्लियर? तीसरा, अगर a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू आ रहा है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में आपको रेखाएं कैसे मिलेगी? समांतर मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आपको रेखाएं मिलेगी और इसमें आपका कोई भी हल नहीं होगा। क्लियर? तो ग्राफ पर आपको ये तीन कंडीशंस मिलती हैं, ये ध्यान में रखना है। ओके, चलो फिर आता है संगत युग्म और असंगत युग्म। तो बात करते हैं पहले संगत युग्म की, कि आखिर में संगत युग्म क्या होता है। दो चर वाले दो रेखिक समीकरण का युग्म संगत युग्म कहलाता है। कब? यदि युग्म का कम से कम एक हल हो, यदि युग्म का कम से कम एक हल होगा, कम से कम एक हल होगा, तो उसको कहेंगे हम संगत युग्म। ठीक है, यदि दो चर वाले रेखिक समीकरणों का युग्म असंगत युग्म कहलाता है। कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं, तो इसके लिए देखो a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आपका एक संगत युग्म होगा। a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं और अपरिमित रूप से अनेक हल, ये आपके संगत युग्म हैं। और a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये आपके असंगत हल है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलो, और आश्रित तुल्य रेखिक समीकरण के किसी युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म को, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को आश्रित युग्म कहते हैं। ठीक है, और इस युग्म को सदैव संगत माना जाता है। मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2, जिसमें हमें संपाती रेखाएं मिलती है एक दूसरे के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम आश्रित युग्म भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान रखना है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं 1 by 1 विधियों की। प्रतिस्थापन विधि, इसको मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि आपको दिया है 7x - 15y और बराबर 2, और आपको दिया है x + 2y बराबर 3। ठीक है, क्लियर? अब ये आपके पास में समीकरण है। देखो, ये समीकरण हो गई आपकी 1 और ये समीकरण हो गई आपकी 2। हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो किसी एक चर का मान हम निकालेंगे। अब वो x का निकालना है, y का निकालना है, वो आपकी चॉइस है। तो समीकरण 2 से x का मान निकालता हूं तो 3 - 2y हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मान दे देता हूं 3, नाम दे दिया मैंने 3। तो यहां से हम देखते हैं x का मान रखते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख रहे हैं? 1 में रख रहे हैं हम। ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 3 - 2y और माइनस के 15y बराबर 2। ये हो गया 21 - 14y माइनस के 15y बराबर 2। यहां से अगर आप देखोगे तो 21y, ठीक है, 21 एज इट इज, 14 और 15y कितने हो गए? 29y माइनस के बराबर 2। आप एक काम कर सकते हो, क्या करोगे? आप यहां से देखोगे कि आपका ये जो x नजर आ रहा है, सॉरी, ये जो आपको नजर आ रहा है 21, इसको भेज दो इधर, तो 29y बराबर हो गया 2 - 21। तो यहां से 29y बराबर माइनस के 19, माइनस से गया माइनस, तो यहां पर आपको क्या मिलता है? यहां पर आपको मिलता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर सीधा सा मिलता है y बराबर 19/29। ठीक है, क्लियर? ये आपको मिलता है, y का मान मिल गया। तो y का यह मान कहाँ रख दो? समीकरण में, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y का यह मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मिल जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x बराबर 3 - 2 × 19/29। तो x बराबर यहां से 3 माइनस, ये हो जाएगा 19 दूनी 38/29। तो फाइनली 29 इसका एलसीएम आएगा। तो 3 9 27, 9 या 27 के साथ हासिल गए 2, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 9 या 27 के साथ हासिल गए 2। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 38। तो ये 49/29, ये आपके पास x का मान आएगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो ये बात हमने किसकी की? प्रतिस्थापन विधि की। नेक्स्ट करते हैं हम विलोपन विधि। विलोपन विधि का भी हमें एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको है 9x - 4y बराबर 2000। ठीक है, और दूसरा है 7x - 3y बराबर 2000। क्लियर? ये समीकरण 1
और ये समीकरण 2। हमें क्या करना है, विलोप करना है, हमें विलोप करना है, ठीक है, मतलब चर को हटाना है। तो इस समीकरण को मैं 3 से गुणा कर देता हूं और इसको 4 से गुणा कर देता हूं। क्यों, देखना, अगर मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 9 27x माइनस 4 12y बराबर 6000, ठीक। अगर 2 को मैं 4 से गुणा करता हूं तो 28x माइनस 12y बराबर 8000, ठीक। ये हो गई मेरे पास समीकरण 3 और ये हो गई मेरे पास समीकरण 4। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 4 माइनस 3 करने पर, ठीक है, 4 में से मैं 3 को माइनस कर रहा हूं, तो यहां पर देखोगे आप 28x माइनस 12y, इसमें से माइनस कर रहा हूं 3 को, 27x माइनस 12y और बराबर 8000 माइनस 6000। क्लियर, यहां पर 28x माइनस 12y इज इट इज, ये माइनस के 27x हो जाएगा और प्लस के 12y हो जाएगा, बराबर यहां से मिलेगा 2000, ठीक। अब देखोगे आप तो ये 12y से 12y कैंसिल आउट, यहां पर x बराबर मिला आपको 2000, ठीक है। x का मान आपको कितना मिलता है, 2000। मान किसका निकालना है, y का, तो x का यह मान समीकरण किसी में भी रख दो, आपका मन पड़े जिसमें, 2 में रख देते हैं, है ना। समीकरण 2 में रखने पर अगर मैं ये मान समीकरण 2 में रखता हूं तो ये हो जाएगा 7 गुणा 2000 माइनस 3y बराबर 2000, ठीक। ये हो गया आपके पास में 14000 माइनस 3y बराबर 2000, तो 14000 माइनस 2000 बराबर 3y, कितना आएगा भैया, यहाँ से 12000 बचेगा बराबर 3y, तो y का मान आ जाएगा आपके पास में 12000 बटे 3, तो y बराबर आ जाएगा 4000। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब बताओ, क्या सभी को क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा यहाँ तक। ओके, चलो तो बेटा ये आज की क्लास में मैंने आप लोगों को एकदम शॉर्ट टाइम में पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर सेशन में मज़ा आए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इसी तरह से मैं आप लोगों को सारे चैप्टर जो है रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।